क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी मीडियम के छात्रों के हित के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के अंतर्गत जिस इकाई का वर्णन किया जाएगा उस इकाई का नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इस इकाई के अंतर्गत अध्याय का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस अध्याय के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का परिचय, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार। इस अध्याय को दो पार्ट में बांट करके वीडियो बनाया जा रहा है। आधा अध्याय आप पहले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में, और आधा अध्याय आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। दोनों पार्ट आपको प्राप्त हो जाएं तथा इसके आगे जो अध्याय पढ़ाए जाएंगे वो भी वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग माइक्रोब्स का परिचय प्राप्त करते हैं। माइक्रोब्स क्या हैं, माइक्रोब्स किन्हें कहा जाता है। ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान में सूक्ष्म जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा जगत के प्राणी बिना किसी यंत्र के आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सब प्रोटिस्टन है। ये सभी जीव संघ प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं। संघ प्रोटोजोआ है, जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ, और जीवाणु जगत मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं। और भी सूक्ष्म जीव हैं। वायरस, वायरॉइड, प्रियन, ये भी सूक्ष्म जीव हैं, परंतु इनको जीव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। वायरस, वायरॉइड और प्रियन ये जैव अजैव के बीच की कड़ी होते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव नहीं कह सकते हैं, बट ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देख सकते हैं। प्रोटिस्टन्स को तो आप कम से कम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख लेंगे। बैक्टीरिया को देखने के लिए भी आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। बट वायरस, वायरॉइड, प्रियांस, इनको तो बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आप देख ही नहीं सकते हैं, ये इतने ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म जीव पृथ्वी के उन समस्त स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवन पाया जा सकता है। हवा, मिट्टी, जल के साथ साथ गर्म रेगिस्तान, गर्म जल के स्रोतों, बर्फ से ढके पहाड़ों व अन्य जीवधारियों के शरीर पर तथा शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये परजीवी के रूप में होते हैं, तो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों रूप में पाए जाते हैं।
इस अध्याय में सूक्ष्म जीवों के लाभदायक पहलुओं का वर्णन किया गया है। तो हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव के लाभदायक पहलू क्या हैं, कहाँ कहाँ पर सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला लाभ प्राप्त करते हैं घरेलू उत्पादों में। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, और घरेलू उत्पादों में प्रतिदिन जो देखा जाता है दुग्ध एवं डेयरी उत्पाद हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं। तो यहाँ पर दूध के सूक्ष्मजीवी किण्वन के द्वारा अनेकों उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे दही, बटर मिल्क, चीज इत्यादि। तो दूध का किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? आप बोलेंगे लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं के द्वारा। लैक्टिक अम्ल जीवाणु क्या करते हैं? लैक्टोज शर्करा को, दूध में जो पाई जाती है लैक्टोज शर्करा, उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। दूध क्रीम का उत्पादन स्ट्रेप्टोकाकस क्रीमोरिस अथवा स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इस क्रीम का स्वाद ल्यूकोनोस्टा क्रीमोरिस नामक जीवाणु के कारण होता है। मक्खन को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्रीम में स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस, ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवोरम, ल्यूकोनोस्टॉक डैक्ट्रिकेनम नामक सूक्ष्मजीव को मिलाया जाता है। यहाँ पर दो उत्पादों के नाम दिए गए हैं। पहला उत्पाद है केफिर तथा दूसरा उत्पाद है क्यूमिस। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि केफिर तथा क्यूमिस से आप क्या समझते हैं? आपको लिखना होता है स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकाकस क्रीमोरिस, लैक्टोबैसिलस तथा ईस्ट के द्वारा किण्वित उत्पाद हैं केफिर तथा क्यूमिस, जो कि यूरोप में काफ़ी प्रचलित हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पाश्चुरीकरण। पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन से आप क्या समझते हैं? यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में लगभग प्रतिवर्ष ये प्रश्न पेपर के किसी न किसी सेट में अवश्य पूछ लिया जाता है। पाश्चुराइजेशन, दूध का पाश्चुरीकरण क्या है? तो आप याद रखिए, दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 30 मिनट तक, या 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के लिए गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने से अधिकांश जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी क्रिया को पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम पाश्चर ने विकसित किया था, लुईस पाश्चर। इसके आगे देखिए, दूध में पाए जाने वाले जीवाणुओं को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब कहा जाता है। LAB, कैपिटल L, कैपिटल A, कैपिटल B के रूप में लिखा जाता है, लैब। ठीक है, तो दूध में पाए जाने वाले जीवाणुओं को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट में उसको लैब कह सकते हैं, कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस तथा स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलस नामक जीवाणुओं के द्वारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दही का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड जीवाणुओं के और भी लाभ हैं। दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा लैब विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाकर दही की पोषक मान बढ़ा देते हैं। लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाकर दही की पोषक मान बढ़ा देते हैं, उसमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। यह जीवाणु आहार नाल में रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि को
रोक कर रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसके अलावा जीवाणुओं का उपयोग और कहाँ होता है? चीज़ या पनीर बनाने में, चीज़ या पनीर बनाने में। भाई अंग्रेजी में चीज़ कहते हैं, हिंदी में पनीर कहते हैं। इससे तो आप परिचित होंगे, खूब पनीर की सब्जी खाई होगी। पनीर बनता कैसे है? पनीर जो होता है, जब मिल्क को बॉयल करते हैं और उसके बाद में उसको फाड़ देते हैं, उसके कागुलेट कर देते हैं, तो प्रोटीन और फैट का जो ठोस रूप हो जाता है, जो जम जाती है प्रोटीन और फैट, दूध की प्रोटीन और फैट जम जाती है, उसी को पनीर कहा जाता है। अब पनीर में जो पनीर की संरचना होती है, उसका स्वाद होता है, उसका फ्लेवर होता है, वो माइक्रोब्स पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से बाजार में जो बहुतायत से मिलने वाला पनीर होता है, उसको कॉटेज पनीर कहते हैं। परीक्षा में पूछ लिया गया कॉटेज पनीर क्या है, तो सामान्य रूप से जो साधारणतया बाजारों में बहुतायत से मिलता रहता है, उसको कॉटेज पनीर कहा जाता है। यह भी दूध से बनता है। दूध में पाए जाने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस ही इस पनीर को विशिष्ट गंध व स्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद गुंधा आटा, यहाँ पर भी माइक्रोब्स का उपयोग होता है। माइक्रोब्स के उपयोग से लाभ प्राप्त किया जाता है। लाभ भी प्राप्त होता है, स्वाद भी प्राप्त होता है, टेक्सचर भी प्राप्त होता है, फ्लेवर। अपने देश के विभिन्न भागों में बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ चावल, दाल, चना, गेहूं का आटा, मैदा या इनके मिश्रण के गीले आटे को किण्वित करा के बनाए जाते हैं। बहुत से खाद्य पदार्थ काहे से बनाए जाते हैं? चावल, दाल, चना, गेहूं का आटा या मैदा या इन सब के मिश्रण से बनाए जाते हैं। अब कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं? ढोकला, खमण में बेसन, डोसे व इडली में दाल चावल का आटा, भटूरे में मैदा, रोटी नान में आटा या मैदा, जलेबी में मैदा आदि का उपयोग फर्मेंटेड रूप में किया जाता है। आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, जलेबी बनाने के लिए जो जलेबी की मैदानी लगाई जाती है, वो कम से कम 5-6 घंटे, वरना 10-12-15 घंटे पहले लगा दी जाती है। जैसे सुबह अगर जलेबी बनाना है तो शाम को ही मैदानी लगा के रख दी जाती है। मैदानी लगाना मतलब मैदे को पानी में घोर करके रख दिया जाता है और उसमें खमीर मिला दिया जाता है। खमीर क्या है? माइक्रोब्स होते हैं वो, जिससे कि वो मैदा रात भर में खूब कस के फर्मेंटेड हो चुका होता है। तो उसकी जब जलेबी बनाई जाएगी तो वो जलेबी बहुत खुश्क रहेगी, मुलायम रहेगी। आपने जलेबी खाया होगा तो महसूस किया होगा कि उसका टेक्सचर, जो उसका टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा खट्टा होता है, मामूली खट्टा होता है, जबकि जलेबी चाशनी से निकाली गई होती है। तो वो जो उसका खट्टेपन का टेक्सचर होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स का इफेक्ट रहता है। इसी तरह से बेकरी उद्योग में आटे मैदा में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या कारण है कि डबल रोटी छिद्र में या स्पंजी रूप लिए होती है? तो हम आपको बता देते हैं, जिस आटे को फर्मेंटेड किया जाता है तो उसमें जीवाणु या ईस्ट मिलाया जाता है। जीवाणु व ईस्ट जो होते हैं वो अवायवीय श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करते हैं। यही अवायवीय श्वसन किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। इनसे मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गीला आटा
अनेक स्थानों पर फूल जाता है, क्योंकि उसमें जगह जगह गैस के बुलबुले फंसे रहते हैं। जब खाद्य पदार्थ इडली, डोसा, बिस्कुट, डबल रोटी आदि को गर्म किया जाता है, मतलब पकाया जाता है, तब CO2 मुक्त हो जाती है, लेकिन उसका स्थान रिक्त रह जाता है। यह रिक्त स्थान ही डबल रोटी के छिद्र में या स्पंजी रूप के लिए उत्तरदायी होता है। बात समझ में आ गई? डबल रोटी क्यों स्पंजी होती है? अब अगला बिंदु है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव। औद्योगिक उत्पाद किसको कहा जाता है? ऐसे उत्पाद जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और उनका उपयोग वृहद स्तर पर होता है, औद्योगिक स्तर पर होता है। तो ऐसे पदार्थों को औद्योगिक पदार्थ कहा जाता है। सूक्ष्मजीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्मजीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाले उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। जैसे अल्कोहलीय पेय पदार्थ, बहुत से अल्कोहलीय पेय पदार्थ होते हैं, वाइन, बियर, विस्की, रम, ये अल्कोहलीय पेय पदार्थ हैं। इनका उत्पादन औद्योगिक स्तर पर किया जाता है और इनके उत्पादन में माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है। दूसरे हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्लों में बहुत से कार्बनिक अम्ल तैयार किए जाते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से कुछ दिए गए हैं। पहला है एसिटिक अम्ल। एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक सूक्ष्मजीव का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जो कि सिरके का घटक है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस का उपयोग होता है। सिट्रिक अम्ल, इसमें एस्परजिलस नाइजर का उपयोग होता है। एस्परजिलस नाइजर कवक है। ऑक्सैलिक अम्ल, इसमें भी, इसको तैयार करने में भी एस्परजिलस नाइजर का उपयोग होता है। ब्यूटारिक अम्ल, इसको तैयार करने में क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम का उपयोग किया जाता है। ये फूड एडिटिव्स है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम एक जीवाणु है। ब्यूटारिक अम्ल जो होता है वो फूड एडिटिव है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक खराब ना होने पाए, इसलिए इसको खाद्य पदार्थों में, कुछ खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है, सब में नहीं मिलाया जाता है। इसके बाद सूक्ष्मजीवों के उपयोग से बहुत सारे एंजाइम तैयार किए जाते हैं। इसी क्रम में पहला एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद लाइपेज, वसा को पचाने वाले इन हाइड्रोलाइजेज एंजाइम का प्रयोग कपड़ों पर लगे चिकनाई के दाग हटाने में किया जाता है। पनीर उद्योग में पनीर के परिपक्वन व सुवासन हेतु लाइपेज का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रायः कैंडिडा लिपोलिटिका नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। लाइपेज किससे प्राप्त किया जाता है? कैंडिडा लिपोलिटिका नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद पैक्टिनेज व प्रोटीएज। पैक्टिनेज व प्रोटीएज। पैक्टिनेज का प्रयोग कोशिका भित्ति, प्रमुखतः मिडिल लैमेला में उपस्थित पैक्टिन के पाचन हेतु, तथा प्रोटीएज का प्रयोग प्रोटीन के पाचन में होता है। इसके बाद विटामिन्स। विटामिन्स सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके बहुत सारे विटामिन्स का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, जिनमें आप पहले देखिए विटामिन B12,
राइबोफ्लेविन वाला, और विटामिन B12 कोबालामिन। इन दोनों का उत्पादन क्रमशः कवक एस्ब्यागोसिपियाई तथा स्यूडोमोनास नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का उत्पादन एस्ब्यागोसिपियाई से तथा विटामिन B12 कोबालामिन का उत्पादन स्यूडोमोनास नामक जीवाणु से किया जाता है। अगला है एथेनॉल। एथेनॉल का उत्पादन सैक्रोमाइसिस तथा थर्मोएन एरोबैक्टर एथेनॉलिकस, नाम फिर से सुनिए, थर्मोएन एरोबैक्टर एथेनॉलिकस नामक सूक्ष्मजीवों के द्वारा इनका उपयोग करके बनाया जाता है। और भी सूक्ष्मजीवों के बहुत सारे उपयोग हैं। आगे देखिए, औषधि निर्माण में या औषधि उद्योग में सूक्ष्मजीवों का उपयोग। सूक्ष्मजीवों का उपयोग असंख्य जीवनोपयोगी दवाओं के निर्माण में किया जाता है। एंटीबायोटिक, एस्टेरॉयड, वैक्सीन आदि इसके उदाहरण हैं। इनका उपयोग माइक्रोब्स के सहयोग से होता है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? ये दूसरे जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। दूसरे जीवों मतलब दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। वर्तमान समय में हजारों एंटीबायोटिक्स की खोज हो चुकी है, परंतु औद्योगिक स्तर पर उनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स को लाया गया है। सभी एंटीबायोटिक्स को इंडस्ट्रियल लेवल पर नहीं उतारा गया है। सर्वप्रथम जिस एंटीबायोटिक की खोज हुई थी उसका नाम है पेनिसिलिन, और इसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब खोज किया था? 1929 में। इसके लिए इनको 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉक्समैन ने किया था। वॉक्समैन 1942 में। और दो एंटीबायोटिक ऐसे हैं जिसको खोजने का श्रेय भी वॉक्समैन को जाता है। कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं? एक्टिनोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दो ऐसे एंटीबायोटिक है जिनको प्राप्त करने का श्रेय भी वॉक्समैन को जाता है। वैक्सीन हम लोग बोलते हैं ना, वैक्सीन, तो वैक्सीन शब्द का जो प्रयोग है वो वॉक्समैन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक तथा उनके उत्पत्ति कारक सूक्ष्मजीवों को नीचे तालिका में दिया गया है। हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एंटीबायोटिक और किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त किया गया है उसका नाम उसके सामने है। एम्फोटेरिसिन बी स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसम से तैयार किया गया है। नोडोसस। एरिथ्रोमाइसिन, इसका सूक्ष्मजीव स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस है। क्लोरमफेनिकल माइक्रोब्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। इनमें से देखिए, एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरमफेनिकल, और इसके बाद में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनका उपयोग बहुतायत में होता है। डॉक्टर लोग इनको बहुत लिखते हैं। इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है आज के दौर में। क्लोरमफेनिकल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से प्राप्त होता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से प्राप्त होता है।
पेनिसिलिन अभी आपको हम बता चुके हैं, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है, ये कवक है। उसके बाद पॉलीमिक्सिन बी, ये बेसिलम बेसिलस पॉलीमिक्सा, बेसिलस पॉलीमिक्सा से प्राप्त होता है। बेसिलस पॉलीमिक्सा जीवाणु है। इसके बाद ग्रीसियोफल्विन, ग्रीसियोफल्विन ये पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्विस से तैयार किया जाता है। इसके बाद कैनामाइसिन, यह स्ट्रेप्टोमाइसिस लेनामाइसिटिकस से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस लेनामाइसिटिकस। अगला है नियोमाइसिन, इसको तैयार किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। इसके अलावा माइक्रोब्स का और भी उपयोग है ऊर्जा स्रोतों के रूप में, ऊर्जा स्रोतों के रूप में सूक्ष्मजीव। मेथेन, एथेनॉल, हाइड्रोजन, बायोगैस, हाइड्रोकार्बन आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनका संश्लेषण सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही किया जाता है। कुछ जीवाणु जो सेलुलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं, CO2 तथा H2 के साथ अत्यधिक मात्रा में मेथेन उत्पन्न करते हैं। इन जीवाणुओं को मेथेनोजन कहा जाता है, जैसे मेथेनोबैक्टीरियम। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो अवायवीय सूक्ष्मजीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि व्यर्थ पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बायोगैस में लगभग 65% मेथेन होती है। भारत में वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस प्लांट अथवा गोबर गैस प्लांट ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। आप सामने चित्र में देख पा रहे होंगे, बायोगैस प्लांट बना हुआ है। इसको बनाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है। जो लोग बनाना चाहते हैं तो वो अपने ब्लॉक से और अपने नगर क्षेत्र में है तो नगर निगम, नगर निकाय से सहयोग ले सकते हैं। बायोगैस प्लांट ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट होता है। इसमें लागत बहुत कम आती है और बचत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अनन्य लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है बायोगैस बिना धुएं के जलती है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। गैस स्टोव के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरा लाभ है इसका प्रयोग घर की लाइट व स्ट्रीट लाइट जलाने में किया जा सकता है। तीसरा लाभ है प्रयोग की जा चुकी स्लरी खाद की तरह प्रयोग होती है। स्लरी जानते हैं, SLURRY, स्लरी। टैंक में जो गोबर और जो हरित अपशिष्ट डालते हैं तो फर्मेंटेड होने के बाद उससे गैस निकल जाती है। उसके बाद उसका जो मैन्योर होता है वो उसी में पड़ा रह जाता है, तो मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है। उसको निकाल करके खेतों में उपयोग करें। देखिए डबल फायदा है, उधर गैस बन गई और उससे वो आपने स्टोव जला लिया, लाइटें जला लिया, चूल्हा जला लिया, और इधर जो अपशिष्ट था उसको उठा करके खेतों में डाल दिया, आपको जैविक उर्वरक भी प्राप्त हो गई। इसके बाद गोबर कृषि अपशिष्ट का उचित प्रयोग हो जाता है और स्वच्छता भी बनी रहती है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स। कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स, एंड many times it is asked
फॉर द कंपैरिजन बिटवीन द बायो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो आज आप जानेंगे बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं। जैसे आपने अभी हमने बताया आपको, एक तो गोबर गैस प्लांट से आपको मैन्योर्स प्राप्त हो गया, वो भी बायो फर्टिलाइजर्स है। इसके अलावा भी बायो फर्टिलाइजर्स तैयार कर लिया जाता है। तो देखिए, विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि में सहायक होते हैं। नाइट्रोजनी जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है, जो पादपों द्वारा उपयोग की जाती है। इसके बाद राइजोबियम के अतिरिक्त मुक्त जीवी एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, नीली हरी शैवाल, एजोला, ये भी मुख्य नाइट्रोजन स्थिरीकरक सूक्ष्मजीव होते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जानते हो, नीले हरे शैवाल, ये सब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे एनाबिना और नास्टाक साइनोबैक्टीरिया अनेक प्रकार के पौधों से सहजीवी संबंध बना लेते हैं। जैसे एजोला फर्न में, एनाबिना एजोली साइकस की कोरेलाइड जड़ में, एनाबिना साइकेडी आदि। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अलावा मृदा की कार्बनिक मात्रा भी बढ़ाते हैं। मृदा जो होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ाते हैं। फास्फोरस जैव उर्वरक मृदा में उपस्थित फास्फेट को विभिन्न फास्फोरस यौगिकों में परिवर्तित करके पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु मृत पौधों और जंतुओं के जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। इससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। अमोनी कारक जीवाणु तथा नाइट्रीफाइंग जीवाणु मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर देते हैं। सल्फर जीवाणु जैसे थायोबैसिलस प्रोटीन युक्त पदार्थों के सड़ने से मुक्त H2S को H2SO4 में बदल देता है। H2SO4 मृदा के लवणों से क्रिया करके सल्फेट लवण बनाता है। पौधे सल्फर उपापचय हेतु सल्फेट लवणों का अवशोषण करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जैव उर्वरक क्या है। ऐसे पदार्थ जो कभी न कभी सजीव होते हैं, उनको सूक्ष्मजीवों के द्वारा फर्मेंट कर दिया जाता है, तो वे मैन्योर बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं। तो इस प्रकार उनमें किसी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों को ही जैव उर्वरक कहा जाता है। इसके बाद कवक तथा पादप मूल का सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। तो इसमें कवक मृदा से पोषक तत्वों को अवशोषित करके पोषक को देते हैं और इसके बदले में पोषद से पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो कवक के कारण मृदा में फास्फोरस का अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। माइकोराइजा आपको नहीं समझ में आया? ये जो कवक होते हैं, फंगस जिनको आप दहिया कहते हैं, फंजाई जो होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ये थाइलस प्लांट होते हैं। शैवाल, शैवाल के बाद कवक, ठीक है। तो ये कवक जो होते हैं, जिन बायो फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं, तो वो बायो फर्टिलाइजर जब आप अपनी फसलों में अप्लाई करोगे तो ये कवक जा करके उस फसल की जड़ों से जुड़ जाएंगे, और ऊपर जड़ से जुड़े हैं, नीचे मिट्टी से जुड़े हैं। तो मिट्टी से ये नमी खींचते हैं और वो नमी उस पौधे को मिल जाएगी जिस पौधे की जड़ से जुड़े हैं। तो इस तरह पौधे को पानी लेने में सहायता मिल जाती है, और पौधा जब पोषक तत्व तैयार करेगा अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उससे कवक को पोषण मिल जाएगा। इसीलिए इसको सहजीवी संबंध कहते हैं, और इस संबंध का नाम माइकोराइजा रखा गया है। माइकोराइजा से पौधे को भी लाभ होते हैं। माइकोराइजा उच्च पादपों को मृदाजन्य रोगजनकों से बचाता है। कवक फास्फोरस व जल का अवशोषण कर पौधे को प्रदान करता है। इस प्रकार से पार्ट 1 का वीडियो यहीं पर रोका जा रहा है।
वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। अगला पार्ट 2 शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके।